हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 80386 डीएक्स का आर्किटेक्चर। सही है। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है अक्सर स्टूडेंट्स के उसमें कि सर आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसा नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। और आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टर्म्स बहुत उसमें कंफ्यूजिंग रहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार समझा दीजिए कैसी चीज होती है और कौन सा डायग्राम बनाना है एग्जाम में। तो इसीलिए आज डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर टाइम कम है तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की और आराम से देखो, कट के देखो। लेक्चर्स देखने के लिए मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल दुनिया से कट के कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। तभी तुम्हें वो चीज़ समझ में आएंगी और याद रहेंगी। वरना तो अगर यहाँ सिर्फ ऐसे ही देख लिया तो अब इससे पहले भी तुमने कोई वीडियो देखी थी, उसके बाद भी तुम कुछ देखोगे और सब भूल जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा आउटसाइड वर्ड से डिटैच होके फिर उसको करो। ठीक है। एक बार मैं श्योर कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम बहुत इजीली आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को भी, और मतलब लिखना भी तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार अगर तुमने कायदे से इसको वीडियो के साथ साथ अगर तुम बना रहे हो कॉपी पे और उसको लिख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा याद करने की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी अभी इंसान बिल्कुल करीब ही है, तो इतने दिन में तो जल्दी से नहीं बोलोगे तुम। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो 8036 डीएक्स का आर्किटेक्चर है आपके उसमें। ठीक है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम, हाँ यही है, बस यही बनाना है, सुन लो। बहुत लड़कों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, हमारे कॉलेज में बहुत मुश्किल बनवाया है, ये किताब में बहुत मुश्किल दिया हुआ। किताब में शायद ये वाला डायग्राम दिया हुआ मेरे ख्याल से, एक किताब में, हाँ किताब बुक में इस टाइप का डायग्राम कुछ दिया हुआ है ना। तो ठीक है, इस टाइप का डायग्राम अगर ठीक है, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत शौक है नहीं इसको याद करने का, तो इसको भी याद कर सकते हैं। वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है। इतना मुश्किल डायग्राम नहीं होता है डायग्राम में। तुम आपके लेवल पे, आप बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके उसमें। ठीक है। आपको 8086 नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, लड़के ये भी कहते हैं सर 8086 का तो इतना लंबा चौड़ा डायग्राम था, 8036 उससे एडवांस है तो एटलीस्ट उसका इससे तो बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज के बड़े होने से या मतलब जो है ज्यादा पावरफुल होने में कोई बहुत ज्यादा वो ताल्लुक नहीं होता है। तो मसला ये कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम को भी मेन ये कि आप उसको कैसा समझा रहे हैं, फंक्शनल डायग्राम है ना, कि उसका फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब एक एक चीज, अब आप इसी में भले ये हो कि नहीं भाई इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसका मैं अंदर सर्किट डायग्राम भी बना दूं, तो ये कोई तुक थोड़ी है। जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसको क्यों बनाया जाएगा? समझ में आई बात? तो ये बहुत देखो सिंपल सा डायग्राम है। मेन ये है कि इसमें 6 यूनिट है, वो 6 यूनिट आपको बनानी है और उन 6 यूनिट का एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि इस यूनिट का क्या काम है। देखो यहाँ पे भी आपको 6 यूनिट देखी होंगी कहीं पे। ये हमारा कहाँ गया, ये हमारी बस यूनिट है। उसके अलावा फिर ये हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट है। उसके अलावा ये सेगमेंटेशन यूनिट है, पेजिंग यूनिट है। कितने हो गए? 4 हो गई। उसके बाद ये कोड प्रीफेच, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन डी कोड, यानी ये प्रीफेच यूनिट है हमारी और ये डी कोड यूनिट है। बस यही 6 यूनिट है। अब इसके अलावा कुछ दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, तुम कह रहे हो अभी सही से क्लियर नहीं हो ना, देखो दोबारा से दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये है हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट पूरी, ये हमारी डिकोडर यूनिट है, ये प्रीफेच यूनिट है, ये सेगमेंटेशन है, ये पेजिंग है और ये हमारी बस कंट्रोल यूनिट है। समझ में आई बात? अब इसके बारे में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। आर्किटेक्चर डायग्राम पूछा, कितने मार्क्स का वो पूछेगा? 8 मार्क्स का पूछ लेगा बहुत ज्यादा। 6 यूनिट के बारे में तुम चार चार लाइन भी लिखोगे तो 24, मतलब चार, कुछ नहीं तो 1 पेज का डायग्राम और 2 पेज का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो 3 पेज बहुत होते हैं 8 मार्क्स के उसके लिए। और अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखने वाले हैं तो यही 4-5 पेजेस में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि आप इतना बड़ा डायग्राम उसके लिए बनाएं। और अगर आप बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, मोर देन हैप्पी फॉर यू। पर मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम है कि इतने बड़ा डायग्राम को चेक करें। ठीक है। तो सिंपल 5 यूनिट है आपके पास, सॉरी 6 यूनिट है आपके पास और 6 के 6 यूनिट आपको एक्सप्लेन करनी है। 6 यूनिट यहाँ पे होनी चाहिए। उन 6 यूनिट के मेजर पोर्शन यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है। बस इंटरफेस यूनिट क्या कर रही है? बस इंटरफेस यूनिट हमारी बसेस को कंट्रोल कर रही है। हमारे पास कंट्रोल बस थी, डेटा बस थी, एड्रेस बस थी। इन तीनों बस का जो आपस में कनेक्शन है, इन तीनों बस का पूरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो कनेक्शन, और ये बस कहां से कहां जा रही है? मेन तो ये माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जा रही है। तो मेमोरी के साथ जो इनका कनेक्शन है
वो सब हमारा बस इंटरफेस यूनिट ये मैनेज करता है कि कैसे बैंक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जो हमारे पास बैंक्स थे, मेमोरी बैंक, वो बैंक सेलेक्ट सिग्नल जो है वो ये भेज रहा है कि उन 4 बैंक में से कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा, ठीक है। बैंकिंग का बता ही दो क्या मैं, चलो अभी बताता हूँ, बैंकिंग वाला ही बताता हूँ अभी इसी उसमें जो है कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में हम लोग मेमोरी बैंक्स के बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। तो उससे बस इंटरफेस यूनिट का और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन लिखना क्या है इसमें, लिखना सिंपल 4 लाइनें लिखनी है इसकी। कहाँ गया बस इंटरफेस यूनिट? बस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इन एंड आउट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेज यूजिंग द सिस्टम बस। हमारे पास बस यूनिट क्या कर रही है, सिस्टम बस को कनेक्ट कंट्रोल कर रही है पूरी की पूरी, ठीक है। और सिस्टम बस किससे कनेक्टेड है, आईओ डिवाइसेज से कनेक्टेड है और मेमोरी से कनेक्टेड है। तो ये पूरा ट्रांसफर जो हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ के बीच में, वो सब देख रहा है हमारा बस इंटरफेस यूनिट, उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझने का सही तरीका ये है कि आप देखिए इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। तो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कहाँ होती है, इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है, कहाँ सेव होती है प्रोग्राम, कहाँ आप लिखते हैं प्रोग्राम, लिखते नहीं, कहाँ सेव करते हैं प्रोग्राम, मेमोरी के अंदर, है ना। तो मेमोरी में हमारी इंस्ट्रक्शन सेव है। तो मेमोरी से कौन कनेक्टेड है, बसेस कनेक्टेड है। बस को कौन कंट्रोल करे, बस इंटरफेस यूनिट। तो इंस्ट्रक्शन पहले यहाँ से आएगी, हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगी बस इंटरफेस यूनिट के पास। और इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, इंस्ट्रक्शन जाएगी प्रीफेच क्यू में। पहले इंस्ट्रक्शन क्या होगी, इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगी ना। तो फेच होने वाला यूनिट है हमारा प्रीफेच यूनिट। प्रीफेच यूनिट क्यों कह रहे हैं हम लोग उसको, प्री कहते हैं इसको एडवांस वाले, जो पहले से कुछ हो रहा है। तो प्रीफेच यूनिट क्या कर रहा है कि प्रीफेच यूनिट पहले से फेच कर करके रख रहा है इंस्ट्रक्शन को, कि ठीक है माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, उसको करने दो, हमने एक आदमी बिठाएगा, तुम प्रीफेच कर करके इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच कर करके रखते रहो, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर को खाली ना बैठना पड़े, उसको फॉरन इंस्ट्रक्शन मिल जाए। ऐसा ना हो कि बाई चांस मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली, अब आप उसको प्रीफेच कर रहे हैं, बाद में फेच कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रीफेच यूनिट लगा रखी है। देखो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, आपने वो देखा है जो मिस्त्री काम करता है ना, घर बनाने का मेमार जो काम करता है, तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है मिस्त्री और एक होता है लेबर जो बेलदार होता है। नहीं, आपके यहाँ जो भी कुछ कहते हैं उसको समझ लेना, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जो मेसन होता है उसको मिस्त्री कहते हैं और जो मजदूर होता है उसको बेलदार कहते हैं, ठीक है। तो अब एक मिस्त्री के पास एक बेलदार है, ठीक है। अब वो अगर बेलदार ढीला है तो वो क्या करेगा, तो मिस्त्री काम कर रहा है, मिस्त्री को मिलनी नहीं ईंटें लगाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो प्रीफेचर, प्रीफेचर क्या कर रहा है, हमने बेलदार से कहा भाई ऐसा मिस्त्री साहब के पास 16 ईंटें पहले से होनी चाहिए। जब वो एक ईंट लगाया तो पहले 16 ईंट तुम उसके अंदर लगा के रखो, इससे मिस्त्री साहब को जो वेट ना करना पड़े, है ना। बजाय हमने एक बेलदार के हमने 2 बेलदार लगा दी कि भाई ठीक है तुम बताओ कि मिस्त्री की तनख्वाह ज्यादा होती है, उसकी 1000 रुपए करीब होती है, और बेलदार जो है वो 600 रुपए में आ रहा है, 500 रुपए में आ रहा है, जो भी मतलब उसका हिसाब किताब है। तो हमने 2 बेलदार लगा दी कि भाई मिस्त्री साहब का टाइम इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, तुम लोग मसाला और ईंटें सब ला ला के रखते रहो यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या किया है, माइक्रो प्रोसेसर को वेट ना करना पड़े इसके लिए हमने प्रीफेचर लगा रखा है। प्रीफेचर क्या करेगा, 16 बाइट्स ऑफ डेटा यहां से लेगा, इंस्ट्रक्शन में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वहां से 16 बाइट्स डेटा वहां से उठाएगा और यहाँ पे लाके प्रीफेच, प्रीफेचर में लाके प्रीफेच क्यू में लगा देगा सीधा 16 बाइट का डेटा, समझ लो। 16 बाइट यानी कि कितना हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है जितना भी होता होगा, 2/4 2/3 कितना होगा, 7 128 बाइट, 128 बिट्स। तो टोटल 16 बाइट्स का डेटा उसने यहाँ पे प्रीफेच क्यू में लगा रखा है। और ये क्या है, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन। तो ये इसने प्रीफेच क्यू में लगा दी ताकि अब ये डिकोड होगी, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन हमारी कितने बाइट की हो सकती है, वो डिफरेंट साइज है। सिस्क में हमारे पास मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, इसमें हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, 2 बाइट की भी हो सकती है, 3 बाइट की भी हो सकती है, 4 बाइट की भी हो सकती है, ठीक है। और 32 बिट का तो ये तो और मतलब 6 बाइट तक भी चली जाएगी इंस्ट्रक्शन की, कोई दिक्कत नहीं। 8 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। 8 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये कितना ले रहा है, ये 16 बाइट लेता है और यहाँ पे लाके प्रीफेच क्यू में लगा देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा डिकोडर है, डिकोडर इससे लेगा ये इंस्ट्रक्शन और डिकोड करेगा, और डिकोड करके फिर ये इंस्ट्रक्शन क्यू में लगाएगा। डिकोडर क्या करेगा, प्रीफेच क्यू से, प्रीफेच क्यू से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, उसको डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन क्यू में लगाएगा। अब ये प्रीफेच क्यू कब रिफिल होगी, 16 बिट का डेटा है ना इसमें, 16 बाइट का, 16 बाइट का डेटा इसके अंदर है। तो जैसे जैसे डिकोडर यहां से लेता रहेगा, डिकोडर कैसे ले रहा है, डिकोडर ले रहा है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। अब अगर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के तो उसने 1 बाइट डेटा लिया, 2 बाइट के तो उसने 2 बाइट डेटा लिया प्रीफेच क्यू से, 4 बाइट के 4 बाइट लिया। तो प्रीफेच क्यू जैसे ही इसके अंदर 4 बाइट खाली होंगी,
कितनी बाइट, जैसे इसके अंदर 4 बाइट खाली होंगी, फौरन प्रीफेचर हमारा यहाँ से और 4 बाइट लेके उसको वापस से फुल कर देगा। ठीक है, अगर 1 बाइट खाली हुई नहीं करेगा, 2 बाइट खाली हुई नहीं करेगा, 3 बाइट खाली हुई नहीं करेगा, जहां 4 बाइट इसको खाली मिली फौरन वहां से उठाएगा 4 बाइट, उठा के इसके अंदर डाल देगा। क्यों क्यों कर रहा है सिर्फ 4 बाइट ही, कम क्यों नहीं ला रहा, 2 बाइट क्यों नहीं ला रहा, क्यों नहीं ला रहा 2 बाइट या 5 बाइट क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि 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 हमारी जो डेटा बस है वो 32 बिट की है, तो 32 बिट यानी 4 बाइट्स, तो 4 बाइट का डेटा जब ये एक साथ उठा सकता है तो ये 2 चक्कर क्यों लगाएगा भाई, समझ में आई बात? जब एक बेलदार 10 ईंट एक साथ ला सकता है तो 5-5 ईंट 2-2 ईंट करके क्यों लाएगा, क्योंकि उसको अपना टाइम पास करना है। तो वो तो इंसान है, चलो वो दिमाग लगा रहा है, ये थोड़ी लगा के उसको, ये तो मशीन है, उसको एफिशिएंट काम करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो क्योंकि इसके पास 32 बिट की डेटा बस है तो ये 32 बिट डेटा एक बार में ला सकता है, तो इसीलिए 4 बाइट का डेटा जब यहाँ पे 4 बाइट एम्प्टी हो जाएंगी तो ये 4 बाइट मेमोरी से उठा के अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लाके प्रीफेच क्यू में डाल देगा। ठीक है, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो ये टोटल 3 इंस्ट्रक्शन, आगे की 3 इंस्ट्रक्शन पहले से डिकोड करके इंस्ट्रक्शन क्यू में रखता है। समझ रहे हो? अब हमारी पाइपलाइनिंग और इफेक्टिव हो गई। वहां तो मैं आपको बता रहा था कि एक इंस्ट्रक्शन, एक एक क्लॉक साइकिल में हम लोग 3 इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने एक क्लॉक साइकिल में और आगे की भी इंस्ट्रक्शन डिकोड करके रखी है पहले से ही, कि जिससे कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो माइक्रो प्रोसेसर का, फौरन उसको इंस्ट्रक्शन मिलती जाए और वो एग्जीक्यूट करता चला जाए। हर क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए, ये हमारा मेन एम है। समझ में आई बात क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या हुआ, यहां से इंस्ट्रक्शन आई, बस इंटरफेस यूनिट ने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन मंगा के दी प्रीफेचर को। प्रीफेचर ये 16 बाइट की क्यू है इसके पास, प्रीफेचर में जो क्यू है हमारी वो 16 बाइट की है, तो प्रीफेचर ने 16 बाइट की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लाके लगा दी, और उसके बाद डिकोडर ले रहा है प्रीफेचर से, तो डिकोडर प्रीफेचर से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन लेगा और एक बार में 3 इंस्ट्रक्शन है ना, एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ, कभी तुम लोग को सर ने गलत बता दिया। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन, यस, नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन एंड कीप्स देम रेडी इन डिकोड क्यू। क्या करेगा डिकोडर हमारा, इससे अगली 3 इंस्ट्रक्शन लेगा, उनको डिकोड करेगा और इंस्ट्रक्शन क्यू में लगा देगा डिकोडेड। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से इंस्ट्रक्शन कहां जाएगी, अब इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, डिकोड हो गई, तो अब क्या होगा, अब एग्जीक्यूट होगी, तो एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगी। अब एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये सब काम भी माइक्रो प्रोसेसर ही कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या क्या होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन में हमारी इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, क्या होता है हमारी इंस्ट्रक्शन में, या तो डेटा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा होता है, या ये कि ऑपरेशन होगा कोई एएलयू के साथ, है ना, ऑपरेशन कोई भी होगा तो किसका काम आएगा, एएलयू का काम आएगा, क्योंकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वो सारी चीजें, यहाँ क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एएलयू है जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करेगा, उसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्स है। रजिस्टर क्या होते हैं, जितने हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं उनका काम ये होता है कि वो जल्दी जल्दी डेटा देते हैं। जल्दी डेटा देने का मतलब क्या है कि हमारे पास देखो डेटा एक तो मेमोरी में होता है और फिर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो रजिस्टर जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, वो एएलयू से डायरेक्टली अटैच होते हैं और वो फॉरन जो है डेटा, इंटरमीडिएट डेटा भी और नॉर्मल ऑपरेंड्स भी, तो ऑपरेंड्स भी वो जो है रजिस्टर के थ्रू लेके आपस में इजीली काम हो जाता है उसमें। इजीली काम होने का मतलब ये है कि मतलब फास्ट काम होता है रजिस्टर्स, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं तो वो रजिस्टर जल्दी डेटा प्रोवाइड कराते हैं, जल्दी जो है मल्टीप्लिकेशन ये सब जो है मतलब ऑपरेशन वो जल्दी हो जाते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पास टोटल मिला के कुछ 12 रजिस्टर, जिसमें 4 तो हमारे बिल्कुल बेस रजिस्टर ही हैं, ए बी सी डी, ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स ई डी एक्स, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा फिर और कौन से रजिस्टर्स थे हमारे पास, फिर ई एस आई, ई डी आई, ई बी पी, ई एस पी, है ना, ये हमारे पास पॉइंटर रजिस्टर थे। इसके अलावा फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, ई आई पी है हमारा, उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर है। ये जितने भी रजिस्टर्स हैं सारे, अभी आगे आप पढ़ेंगे सिलेबस में, तो जितने भी ये रजिस्टर्स हैं सारे के सारे, ये सारे रजिस्टर्स क्या होंगे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। तो ये सारे हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है, क्योंकि एएलयू क्या कर रहा है, एएलयू ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन का रिजल्ट ये स्टोर करता है जनरली रजिस्टर्स में, और वही रजिस्टर में जैसे एक हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसमें रिजल्ट स्टोर होता है, फिर फ्लैग रजिस्टर में रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये सारे के सारे वहां पे होते हैं। फिर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड 32 बिट। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड का मसला ये है कि एएलयू हमारा 32 बिट का है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के साथ में, ये एक थोड़ा सा कैच है कि आप 32 बिट के नंबर को 32 बिट के नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आंसर कितने बिट का आएगा, हाँ 32 बिट के नंबर को 32 बिट के नंबर के साथ आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितने बिट का आएगा, आंसर आएगा नहीं यार 32 बिट का, या तो 32 बिट का आंसर आएगा या 33 बिट का आएगा, क्योंकि एक कैरी निकल के आ जाएगा।
नंबर सेम रहते हैं ना, वही नंबर ऐड हो जाते हैं, ज्यादा तो होगा एक कैरी वन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, वरना उतना ही बिट का नंबर है। लेकिन अगर आप 32 बिट के नंबर को 32 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर 64 बिट का आंसर होगा। ठीक है, तो 64 बिट के आंसर को हैंडल करने के लिए हमें हमारे पास एक अलग से हमें सर्किट लगाना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। ठीक है, उसी का पार्ट बैरल शिफ्टर भी होता है। जैसे हम लोग, याद है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो क्रॉस लगा देते थे नीचे, है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, कहाँ गया, 102 मल्टीप्लाई बाय 34 कर लो, चलो, तो 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, और फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा देते, क्रॉस लगा के फिर 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, है ना, ऐसे करते थे ना हम लोग। तो अब ये जो है, इसमें क्या किया हमने, अगर आप देखें तो, अगर इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग कि हमारा ये 306 यहाँ था, हमने इसको इधर से शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने से क्या हुआ, 6 चला गया इधर, 0 चला गया इधर, और 3 चला गया इधर, है ना। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं बैरल शिफ्टिंग, कि हमने एक, जैसे हमारे पास क्या, बैरल किसे कहते हैं, जो हमारे पास ड्राम्स होते हैं, कि एक बैरल यहाँ से शिफ्ट किया, ऐसे इसको शिफ्ट किया, ऐसे शिफ्ट किया, सारे अपने आप शिफ्ट हो गए, तो ये होता है बैरल शिफ्टिंग। तो हमारे पास ऐसी बैरल शिफ्टर होता है जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में काम आता है, नंबर्स को शिफ्ट करने के लिए, जिससे शिफ्ट करके उसको ऐड किया जा सके इजीली। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो डबल हो जाता है रिजल्ट, डिवीजन में हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, एक आता है क्वोशिएंट, एक आता है रिमाइंडर, समझ लो। तो इसीलिए इसके लिए हमें हमें अलग से पूरा सर्किट लगाना पड़ता है, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सर्किट 32 बिट का हमने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, इसके अलावा बैरल शिफ्टर हमारे पास होता है। तो ये तीन चार चीजें हमें एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे पास होती है, जो हमें लिख देंगे। फिर आता है हमारा सेगमेंटेशन यूनिट। सेगमेंटेशन यूनिट क्या कर रहा है, अब देखो, उसने एक इंस्ट्रक्शन, ओके ओके ओके, यानी आप लोग को ये चीज नहीं बताई, सेगमेंटेशन और पेजिंग यूनिट। अच्छा, सेगमेंटेशन क्या होता है और पेजिंग क्या होती है, चलो तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है सेगमेंटेशन, क्या होती है पेजिंग। यहाँ कहीं है हमारे पास, कहीं पे सेगमेंटेशन पेजिंग इसमें तो होगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इनसेम का सिलेबस है तो इसमें नहीं होगी। देखो, सेगमेंटेशन हमारे पास 80386 में, मैं जो आपको बताया था प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमने लगाया, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेटा के एड्रेस को। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डेटा के एड्रेस को। मैंने अभी मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो एड्रेस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा बेस एड्रेस और एक होता है ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो हमारी जो रियल एड्रेस होता है, रियल एड्रेस मतलब जो फिजिकल एड्रेस है, जैसे हमारी जो मेमोरी है, एड्रेस बस हमारी 32 बिट की है। ठीक है, तो मेमोरी में सारे एड्रेस जो है वो 32 बिट्स के हैं, 32 बिट्स के सारे एड्रेसेस हैं। सही, अब ये सारे जो एड्रेसेस हैं 32 बिट के, ये एड्रेस बस लेके जा रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं रियल एड्रेस। इसको कहते हैं हम लोग रियल एड्रेस, या कह सकते हैं फिजिकल एड्रेस। अब ये एड्रेस हम लोग नहीं बताते प्रोग्रामर को, क्योंकि प्रोग्रामर को या प्रोग्राम को, क्योंकि फिर वही है कि अगर उसको डेटा का एड्रेस पता चल जाएगा तो वो जाके डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सकता है कोई भी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि करप्शन का, डेटा करप्शन का, और मतलब वायरस का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इस एड्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है, 32 बिट का एड्रेस है लेकिन हम बताएंगे नहीं तुमको, हम उसको छुपा के बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट एड्रेस को तो नहीं वो करते, बेस एड्रेस जो है, ठीक है, बेस एड्रेस का क्या मतलब है, यानी मान लो ये फाइल हमारी यहां से लेके यहां तक है ये फाइल, तो इसका बेस एड्रेस यहां पर होगा कहीं ना कहीं। ये जो बेस एड्रेस है ये कितने बिट का होगा, बेस एड्रेस कितने बिट का होगा, बेस एड्रेस भी हमारा 32 बिट का ही होगा, क्योंकि सारे एड्रेस 32 बिट के, सही है। तो ये जो बेस एड्रेस है 32 बिट का, इसको हम छुपा देते हैं कि ठीक है, तुम हमें ऑफसेट एड्रेस दो, तुम बताओ कौन सा नंबर चाहिए, अच्छा ये वाली डेटा चाहिए, ठीक है। ये तो ऑफसेट एड्रेस तो हमें इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, बेस एड्रेस नहीं मिलेगा। बेस एड्रेस क्या होगा, वो हमने छुपा दिया। अब छुपा दिया, उसको हमने एनकोड कर दिया, समझो, उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो अब एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस बता रहा हूं मैं तुम लोग को। हम लोग देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, वर्चुअल एड्रेस, या इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस दोनों एक ही चीज है। ये होता है 48 बिट का टोटल, 48 बिट में से 16 बिट का होता है हमारा सेलेक्टर, अभी बताता हूँ सेलेक्टर क्या होता है, और 32 बिट का ऑफसेट होता है, 32 बिट ऑफसेट। ठीक है, तो ये 48 बिट का जो लॉजिकल एड्रेस है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेगमेंटेशन के थ्रू। सेगमेंटेशन के थ्रू ये 48 बिट का एड्रेस कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस में, लीनियर एड्रेस में। ठीक है, ये लीनियर एड्रेस 32 बिट का होता है। ठीक है, अब ये लीनियर एड्रेस भी फिर इसको हम लोग पेजिंग के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, पेजिंग के थ्रू कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस ये भी 32 बिट का होगा, जो हमारा मेन एड्रेस था, रियल एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें वो चाहिए। अब अगर बाई पेजिंग जो है वो ऑप्शनल होती है, अगर बाई चांस हमने पेजिंग ऑफ कर रखी है, ठीक है, पेजिंग हमने क्या की है,
हमने पेजिंग ऑफ कर दी कि भी ठीक है पेजिंग हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो अगर पेजिंग हमने ऑफ कर रखी है तो उस केस में ये जो लीनियर एड्रेस है 32 बिट का यही फिजिकल एड्रेस होगा, यही रियल एड्रेस हमारा होता है। ठीक है, अब सेगमेंटेशन समझ में आया? सेगमेंटेशन क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा चलो बताता हूँ सेगमेंटेशन और डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। तो सेगमेंटेशन में हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ये भी दिख रहा होगा तुम लोग को कि इट कन्वर्ट्स वर्चुअल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, देयर आर 6 सेगमेंट रजिस्टर इन सेगमेंटेशन यूनिट। क्योंकि हमारे पास जो सेगमेंट है टोटल हमारे पास 6 सेगमेंट है। एक है हमारा कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, 6 सेगमेंट नहीं एक्चुअली 6 टाइप के सेगमेंट होते हैं। ठीक है 6 टाइप के सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ईएस होता है, फिर उसके बाद एफएस और जीएस मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट के एक्स्ट्रा पार्ट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास टोटल 6 सेगमेंट रजिस्टर्स है। 6 सेगमेंट रजिस्टर में हम लोग इस वक्त में जो सेगमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, देखो हर प्रोग्राम के लिए सारे सेगमेंट्स होंगे। जैसे एक आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का कोड सेगमेंट होगा जिसमें व्हाट्सएप का कोड होगा, एक व्हाट्सएप का प्रोग्राम है। और एक व्हाट्सएप का डेटा है, डेटा यानी जो उसकी चैट्स हैं या उसके वीडियोस हैं या उसका इमेजेस है। ठीक है, तो एक व्हाट्सएप का डेटा है और एक व्हाट्सएप की कोड है, व्हाट्सएप का प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट हो गए, एक व्हाट्सएप की फाइल प्रोग्राम वाली और एक व्हाट्सएप की फाइल डेटा वाली। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट हो गए। तो ऐसे ही हर फिर इसका एक स्टैक सेगमेंट होगा। स्टैक सेगमेंट कैसे कि जब आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और आपने वापस बैक किया, एक चैट आपने खोल रखी है, आपने वापस बैक किया, तो वापस बैक करने पे वो चैट से वापस चैट के होम स्क्रीन पे आना चाहिए, या आपने स्टेटस से रिप्लाई किया किसी को और आप वापस वहां से गए तो आप वापस स्टेटस पे आने चाहिए। तो ये क्या है, स्टैक इसका ख्याल रखता है कि आप जिस जगह से आप जिस जगह पे जंप कर रहे हैं तो जब आप वापस आए तो उसी सीक्वेंस में वापस आए। ठीक है, तो इस जगह पे स्टैक सेगमेंट का यूज होता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो और टेम्परेरी डेटा होता है वो सब हम लोग यूज करते हैं। तो हर प्रोग्राम के लिए ये सारे सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन प्रेजेंट में फिलहाल इस वक्त में जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली आप सारे प्रोग्राम एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं। इस वक्त में जो प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए इस वक्त में यूट्यूब चल रहा है, तो इस वक्त में यूट्यूब का जो कोड सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस देगा हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर सीएस जो है। तो उसका सीएस जो है वो सीएस रजिस्टर होता है हमारे पास। सीएस एक रजिस्टर है जिससे हमें कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस मिलेगा, कोड सेगमेंट बेस एड्रेस मिलेगा सीएस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, ये बेस एड्रेस एग्जैक्टली नहीं दे रहा, अभी बता दूं उसको बेस एड्रेस कैसे मिलेगा। लेकिन समझो कि सीएस जो है हमारा एक सेलेक्टर है जो कोड सेगमेंट, जो कोड वाली फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, उसका बेस एड्रेस दिलवाएगा हम लोगों को। ठीक है, ऐसे ही जो डीएस रजिस्टर है हमारा, तो डीएस रजिस्टर क्या करेगा, प्रेजेंट में जो प्रोग्राम चल रहा है, प्रेजेंट में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके डेटा का, उसके डेटा सेगमेंट का, मतलब उसकी डेटा वाली फाइल का बेस एड्रेस हम लोग को दिलवाएगा। समझ में आई बात? तो कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट, ऐसे ही एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर प्रेजेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बेस एड्रेस की जो सिलेक्शन है वो इनके थ्रू होता है, इन रजिस्टर्स के थ्रू होता है। जो हमारे पास टोटल 6 रजिस्टर्स होते हैं। सही है, इतना समझ में आया? रजिस्टर्स है हमारे पास, सेगमेंट रजिस्टर्स, जो सेगमेंट्स का बेस एड्रेस हम लोग को देंगे, यानी फाइल का, प्रोग्राम फाइल है, डेटा फाइल है, एक्स्ट्रा फाइल, स्टैक फाइल, जो भी फाइल है, उस फाइल का बेस एड्रेस हम लोग को देंगे। ये वाला बेस एड्रेस जो जहां से हमारी ये फाइल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑफसेट एड्रेस हमने इंस्ट्रक्शन में दिया ही है। तो टोटल जो लॉजिकल वर्चुअल एड्रेस होता है हमारा वो 48 बिट का होता है, जिसमें 16 बिट, ये जो रजिस्टर्स हैं, ये वाले रजिस्टर, ये 16 बिट के होते हैं, डीएस एस एस एफ एस है ना, ये सारे जो है वो 16 बिट के होते हैं। तो ये 16 बिट का रजिस्टर है, इसमें 48 बिट में 16 बिट का सेलेक्टर है, यानी ये वाला रजिस्टर है, और 32 बिट इसमें ऑफसेट होगा। तो ऑफसेट तो सेम रहेगा वैसे। ये जो 16 बिट का सेलेक्टर है ये ले जाएगा हमें डिस्क्रिप्टर के ऊपर, सेगमेंट का, हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें होती हैं, एक होता है बेस एड्रेस, बेस, एक होती है उसकी लिमिट, और एक होती है एक्सेस राइट्स। ठीक है, 3 चीजें होती हैं हर डिस्क्रिप्टर में, यानी हर फाइल का एक डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, हर फाइल का क्या है, एक डिस्क्रिप्टर है, याद रखना। हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होगा जिसमें 3 चीज होती है, बेस एड्रेस और लिमिट और एक्सेस राइट्स। ठीक है, तो इसी के थ्रू, इसी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। यहाँ एक्सेस राइट में प्रिविलेज लेवल होता है फाइल का, है ना, हर फाइल का सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है ना, हर सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर है, तो सेगमेंट का प्रिविलेज लेवल यहाँ पे होगा जिसको वो मैच करेगा आपके प्रिविलेज लेवल से। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो कैसे बेस एड्रेस मिलता है,
तो ये इस सेलेक्टर के थ्रू हम लोग इसके डिस्क्रिप्टर पे जाते हैं, उस डिस्क्रिप्टर से इसका बेस एड्रेस लेते हैं। बेस एड्रेस यहाँ 32 बिट का होता है और इस बेस एड्रेस पे हम इस ऑफसेट एड्रेस को ऐड कर देते हैं। बेस एड्रेस हमें मिल गया, ऑफसेट एड्रेस को हम लोग ऐड करते हैं और हम डेटा के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सेगमेंटेशन। समझ में आई बात? तो सेगमेंटेशन यूनिट क्या कर रही है, जो आपने उसको वर्चुअल एड्रेस दिया है उसमें 16 बिट का जो सेलेक्टर है उस सेलेक्टर को लेती है और इस सेलेक्टर से जो डिस्क्रिप्टर है इसका वो सिलेक्ट करती है और उस डिस्क्रिप्टर से उसका बेस एड्रेस उठाती है और ऑफसेट एड्रेस जो आपने दिया है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको उसमें ऐड कर देती है और उससे हमें क्या मिल जाता है, लीनियर एड्रेस बना देती है उसका। ठीक है, क्या बना दिया उसने, लीनियर एड्रेस बना दिया। अब ये लीनियर एड्रेस जो 32 बिट का है, अगर पेजिंग ऑफ है, पेजिंग ऑफ है तो ये जो लीनियर एड्रेस इसने दिया है वही हमारा वर्चुअल एड्रेस होगा और सीधे चला जाएगा, मतलब सॉरी वही हमारा फिजिकल एड्रेस होगा और सीधे चला जाएगा बस इंटरफेस यूनिट पे। बस इंटरफेस यूनिट पे क्यों जा रहा है अभी बताते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा मतलब पेजिंग हमने ऑन कर रखी है तो अब ये लीनियर एड्रेस देगा पेज ट्रांसलेटर को। अब ये इसको ऐसे ही पेज ट्रांसलेशन करेगा। पेज ट्रांसलेशन में क्या है, ये जो 32 बिट का वो है हमारा 32 बिट का जो लीनियर एड्रेस है इसको वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। उसमें एक पेज टेबल एंट्री होती है, पेज डायरेक्टरी एंट्री होती है और फिर एक पेज का ऑफसेट एड्रेस होता है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे ये पेज का फाइल सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस था, अब इसको मिला के वो पेज का ऑफसेट एड्रेस बनाता है। पेजिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया कि एक फाइल मैक्सिमम 4 GB की हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि पूरी की पूरी फाइल हमारी मेमोरी के अंदर रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं पेजिंग, कि हमने फाइल को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर रखा है। अब जो पार्ट हम लोग फाइल का रीड कर रहे हैं वो हमारा मेमोरी में है, जो हम रीड नहीं कर रहे वो मेमोरी में नहीं। कभी आपने देखा होगा पीडीएफ खोलते हैं, आपने पीडीएफ खोला, बहुत बड़ी पीडीएफ है और आप एकदम से नीचे स्क्रॉल करना चाहें तो वो खुलता नहीं है, थोड़ा वेट करता है लोड लेने में। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पेजेस तो उसके लोड हो गए, नीचे वाले पेजेस लोड नहीं हुए। ठीक है, ये है पेजिंग कि पूरी फाइल एक साथ नहीं आती मेमोरी में, थोड़ी थोड़ी करके आती है जितनी आपको जरूरत है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो चला रहे हैं, थोड़ा बहुत अब आगे पीछे करेंगे हो जाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे वो करेंगे तो एकदम थोड़ा घूमने लगता है कि भाई ये वाली अभी लोड होगी। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है जो आप देख रहे हैं उसके आगे पीछे के ही आपको देखेंगे, एकदम से बहुत आगे बहुत ज्यादा इधर उधर आप जंप नहीं करेंगे, तो इसलिए वो उतनी फाइल लोड कर रही है, पूरी फाइल का उतना सेगमेंट मतलब उतना पोर्शन लोड कर रही है। तो उसने क्या किया, पूरी फाइल को डिफरेंट छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड किया और इन पेजेस को वो मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाता रहता है जैसे जैसे आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो पेजिंग से क्या फायदा होता है, हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाती है, उतनी ही मेमोरी की वजह से हम लोग डिफरेंट फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स का थोड़ा छोटा छोटा पार्ट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाता है, इसलिए पेजिंग यूज की जाती है हमेशा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली मतलब हम लोग पेजिंग ऑफ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा पेजिंग यूज करते ही करते हैं। तो पेजिंग यूनिट क्या करती है, इसको कन्वर्ट करती है लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब ये कि अब ये देखेगा जो आपने इसको लीनियर एड्रेस दिया है, उसमें से जाके देखेगा कि ये जो लीनियर एड्रेस है वो किस पेज का है ना, पेज टेबल पेज डायरेक्टरी में जाके देखेगा कि कौन सी पेज टेबल का है। फिर इन पेज टेबल मतलब देखो हमारे पास टोटल मिलियंस ऑफ पेज होते हैं, 1 मिलियन पेज होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन 1000 पेज टेबल में होती है, उनकी इंफॉर्मेशन एक पेज डायरेक्टरी में होती है। अच्छा कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस ये याद रखो कि हमारे पास 1 मिलियन पेजेस है। ठीक है, तो ये जो 32 बिट का लीनियर एड्रेस है, इसमें से देखता है कि ये जो एड्रेस है, ये जो लीनियर एड्रेस आपने दिया है वो कौन सी पेज टेबल के कौन से पेज का कौन सी जगह पे है। ठीक है, कौन सी पेज टेबल है, किस पेज में कहां पर ये एड्रेस है। ठीक है, किस एड्रेस आपको चाहिए, तो वो एंट्री के हिसाब से देखेगा कि आपने बताया कि हाँ ये इस पेज का, इस टेबल का, इस पेज का ये वाली लाइन चाहिए, तो वो देखेगा अच्छा ओके ये वाला पेज अब फिजिकल मेमोरी में कहां पर है। आपने तो बताया उसका ये वाले पेज का वो चाहिए, लेकिन फिलहाल वो फिजिकल मेमोरी में कौन सी जगह पर जम्बल्ड है। ठीक है, तो क्योंकि आप तो ये सोचेंगे पूरी फाइल आई हुई है मेमोरी में, पूरी फाइल आई हुई है तो यहाँ से आप ऑफसेट एड्रेस दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करेगा, इसको पता है पूरी फाइल नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट है फाइल का, तो अब ये दोबारा से इसका ऑफसेट कैलकुलेट करेगा, ओके यहाँ से इतनी ओ ये वाला, तो इसका ये ऑफसेट हुआ और ये वाला फाइल आपको चाहिए। उस तरह से ये जाकर आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, पेजिंग यूनिट जो होती है। तो पेजिंग यूनिट क्या करती है, लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। अब अगर पेजिंग अनेबल नहीं है तो फिजिकल एड्रेस वही होगा जो लीनियर एड्रेस है, अगर पेजिंग अनेबल है तो ट्रांसलेट होकर हमारा फिजिकल एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आई बात? आई होप कि पेजिंग यूनिट और सेगमेंटेशन यूनिट मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को बताया, हालांकि इतना बताने की जरूरत नहीं, इतना लिखना तो ऑब्वियसली है ही नहीं एग्जाम में, लिखना बस उतना ही जितना ये मैंने बताया। ठीक है, 2 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन आप लिख दे रहे हैं, एग्जाम में समझ जाएगा, आपको पता है पेजिंग यूनिट क्या होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
जिससे कि आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लास में सिलेबस आगे चल रहा होगा, क्लास में वो आप लोग को सेगमेंट डिस्क्रिप्टर भी हो सकता है अभी तक पढ़ा चुके हो, एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ा चुके होंगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप वहां रिलेट कर पाए, जो इस वक्त में थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको पता हो कि हाँ पेजिंग कैसे काम करती है, सेगमेंटेशन कैसे काम करता है। ठीक है, अभी भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के तो मुझे बताओ, मैं वहां पे उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। सेगमेंटेशन यूनिट क्या कर रही है, हमारे जो वर्चुअल एड्रेस था उसको कन्वर्ट कर रही है लीनियर एड्रेस, यानी 48 बिट के एड्रेस को कन्वर्ट कर दी 32 बिट के एड्रेस में। कैसे, जो 16 बिट का सिलेक्टर है, 16 बिट के सिलेक्टर सेगमेंट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर पे जाते हैं और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से बेस एड्रेस लेते हैं और बेस एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस को ऐड करके फिजिकल एड्रेस बनाते हैं, मतलब लीनियर एड्रेस बनाते हैं। क्योंकि बेस भी 32 बिट का है और ऑफसेट भी 32 बिट का है, तो इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा, 32 बिट का होगा। तो इसलिए टोटल मिला के हमारे पास 32 बिट का लीनियर एड्रेस बनता है, जो कि अगर पेजिंग ऑफ है तो वही फिजिकल एड्रेस होगा। पेजिंग क्या करेगी, इसी 32 बिट के एड्रेस को वापस से कन्वर्ट करेगी एक दूसरे 32 बिट के एड्रेस में, जो कि फिजिकल एड्रेस होगा, रियल एड्रेस होगा डेटा। ठीक है, चल रहा है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, है ना। तो एग्जीक्यूट में क्या होगा कि परफॉर्म मेन टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा हाँ, देखो इस पेजिंग यूनिट ने भी सेगमेंटेशन ने सेगमेंट ट्रांसलेशन किया, पेज यूनिट पेज ट्रांसलेशन किया। अब ये क्या करेगा, अब जो फिजिकल एड्रेस आया वो बताएगा बस इंटरफेस यूनिट को कि भाई इस एड्रेस का डेटा चाहिए, और ये मेमोरी में से उस डेटा को ला करके सीधा देगा एग्जीक्यूशन यूनिट को। समझ में आई बात, क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा आया, इसके बाद डेटा का एड्रेस आया, अब वो एड्रेस पे इसको जाना है कि भाई मतलब मुझे एक डेटा चाहिए जो इस एड्रेस पे, तो वो एड्रेस पहले सेगमेंटेशन यूनिट को देगा, वो उसको कन्वर्ट कर, क्योंकि इसके पास तो वर्चुअल एड्रेस आया तो इसने सेगमेंटेशन यूनिट को दिया, उसने लीनियर में कन्वर्ट किया, इसने उसको फिजिकल में कन्वर्ट किया, और फिर बस इंटरफेस यूनिट को दिया कि भाई इस वाले एड्रेस का डेटा ला के दो, तो ये जाएगा उसका एड्रेस डेटा ला करके देगा एएलयू को, और अब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आई बात। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का काम करता है। एएलयू लॉजिक ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड परफॉर्म करता है, कितने बिट के, 32 बिट के। फिर क्या बताया, इट आल्सो हैड डेडिकेटेड सर्किट फॉर 32 बिट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी मैंने आपको अभी ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या क्या कर रहा है ना। 64 बिट बैरल शिफ्टर है, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया 32 बिट के साथ जब 32 बिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 बिट का आंसर आएगा। Additionally, there is 32 bit flag register giving the status of current result। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर होता है हमारे पास जिसमें जो रिजल्ट है उसका स्टेटस सेव होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 80386DX। यही आपके सिलेबस में 80386DX देख के कंफ्यूज मत हो जाना, या सिर्फ 80386 देख के कंफ्यूज मत होना। चाहे 80386 आए चाहे 80386DX आए, आपको यही आर्किटेक्चर बनाना है और कुछ नहीं बनाना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर का डायग्राम है जो हमने आज यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होगी और आपको अभी याद भी हो गया होगा। अब मेरे ख्याल से आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या कर रही है। और फिर भी एक लास्ट 1 मिनट रिकैप में दे देता हूँ। हमारे पास आर्किटेक्चर यूनिट है जिसमें टोटल 6 यूनिट्स है हमारे पास। पहली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है वो बस इंटरफेस यूनिट है। बीआईयू क्या करता है हमारा, बस इंटरफेस यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ला ला करके देता है पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर को। तो बस इंटरफेस यूनिट जो है वो सिस्टम बसेस को कंट्रोल करता है और सारे कनेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे माइक्रो प्रोसेसर में, सिस्टम बसेस के, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो यहाँ से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन आएगी प्रीफेचर में। प्रीफेचर क्या करता है, यहाँ पे 16 बाइट्स ऑफ डेटा इकट्ठा करके रखता है। इंस्ट्रक्शन के 16 बाइट इंस्ट्रक्शंस यहाँ से लाएगा और प्रीफेच क्यू में लगाएगा, और जब इसमें से 4 बाइट खाली हो जाएगी तो दोबारा से और भर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रीफेच क्यू हमारे पास 16 बाइट्स की है, और जैसे ही इसमें 4 बाइट खाली होंगी दोबारा से लाके 4 बाइट भर देते हो कि 32 बिट की हमारे पास एड्रेस और डेटा बस है। ठीक है, प्रीफेच क्यू से फिर ये जाता है डिकोडर में। तो डिकोडर इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और इंस्ट्रक्शन क्यू में लगा देगा। तो डिकोडर हमेशा अगली 3 इंस्ट्रक्शन डिकोड करके रखता है इंस्ट्रक्शन क्यू, अगली 3 इंस्ट्रक्शन डिकोड करके इंस्ट्रक्शन क्यू में लगा के रखता है। इंस्ट्रक्शन का साइज डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन लगाएगा। जैसी एक यहाँ से खत्म हुई 2 बची तो अगली एक और लाके यहाँ पे एक और ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, एएलयू सारे ऑपरेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमारे पास अलग से एक सर्किट है। बैरल शिफ्टर 64 बिट का है जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास रजिस्टर्स हैं, इसमें फ्लैग रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो इन सारे ऑपरेशंस में मदद करते हैं।
फ्लैग रजिस्टर में हमारे पास रिजल्ट का इंफॉर्मेशन होती है और बाकी रजिस्टर्स में हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा सेगमेंटेशन यूनिट। ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन में हमने वर्चुअल एड्रेस दिया है उसको कन्वर्ट करता है नहीं लीनियर एड्रेस में। वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस हमारा कन्वर्ट होगा लीनियर एड्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है, टोटल 6 सेगमेंट रजिस्टर है हमारे, जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बेस एड्रेसेस को कैसे डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करते हैं, बेस एड्रेस हम लोग पता करते हैं, और ये हमारा सेगमेंट ट्रांसलेटर है। तो इन रजिस्टर्स की मदद से, इस वर्चुअल एड्रेस की मदद से सेगमेंट ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेगा हमारा लॉजिकल एड्रेस को या वर्चुअल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में। फिर ये जो पेज ट्रांसलेटर है, पेज ट्रांसलेटर हमारा कन्वर्ट करेगा वर्चुअल एड्रेस सॉरी लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में और उसको बस इंटरफेस यूनिट को दे देगा, ठीक है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये मैंने इसमें डिस्क्राइब किया कहीं पे नहीं। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो है वो हमारे पास एक 32 एड्रेसेस इसमें होते टोटल। तो ये एक हमारे पास एक बफर रजिस्टर होता है, मतलब अच्छे खास इसमें काफी सारा हमारे पास मेमोरी होती है। तो लास्ट 32 एड्रेसेस जो ट्रांसलेट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिससे कि बार बार ट्रांसलेट ना करना पड़े, समझ रहे। तो ये कि भाई ठीक है, अभी पेज ट्रांसलेटर ने ऑलरेडी ट्रांसलेट किया था पहले भी, तो पिछले 32 ट्रांसलेशन जो पेज ट्रांसलेशन हुआ उनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर अपने पास रखता है, जिससे कि ट्रांसलेशन और ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 8086 का आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, मैं वहां पे आंसर करता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए।